बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हम लोग जो है फ्यूल टॉपिक देख रहे थे और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग इसमें अल्टीमेट एनालिसिस देख रहे हैं। कोल की अल्टीमेट एनालिसिस हम कैसे करते हैं, तो सब कुछ हमारा फोकस आज है कि कोल के अल्टीमेट एनालिसिस को किस प्रकार किया जाएगा, कैसे परसेंटेज हम निकालेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, साथ ही साथ जो है बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में आने की संभावना इससे एक क्वेश्चन की रहती है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए अल्टीमेट एनालिसिस में हो क्या रहा है। तो अल्टीमेट एनालिसिस, तो अल्टीमेट एनालिसिस जो है हमेशा जो अल्टीमेट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हमें किसी भी कोल की हमें क्या जाननी, रैंकिंग जाननी है कि वो किस रैंक का कोल है और उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका अल्टीमेट एनालिसिस करनी पड़ती है। तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता चलेगा ना कि किस पर्पस के लिए कौन सा कोल इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही साथ इसकी प्राइस, कोल की जो प्राइस है वो कैसे निर्धारित करते हैं। तो जो निर्धारण होता है वो अल्टीमेट एनालिसिस के द्वारा ही होता है कि कौन सा कोल कितना बेहतर है और कौन सा कोल उससे इन्फीरियर है। तो इसकी निर्धारण भी जो है अल्टीमेट एनालिसिस से करते हैं। तो इंपॉर्टेंट एनालिसिस में से एक है। क्या क्या करते हैं, तो अल्टीमेट एनालिसिस में जो है हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम फाइंड आउट किससे करते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस के द्वारा इसको हम फाइंड आउट करेंगे। एक एक करके हम अब देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं किससे, परसेंटेज ऑफ कार्बन से। तो स्टार्टिंग करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कैसे निकालेंगे। ऐसा तो कार्बन आपको निकालना है कि कोल में कितना परसेंट कार्बन है। तो कैसे पता चलेगा भाई, कोल का कंबशन होगा और कोल क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसी ना किसी कंपाउंड में। तो पहले ये देखिए कि कोल कार्बन का कंबशन होता कैसे है। तो देखिए कार्बन अगर है तो हमेशा ऑक्सीजन के साथ ये मिलकर के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि कार्बन का जब भी कंबशन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब कार्बन का यहां क्या लिख दीजिए, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का, 12। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। कैसे निकाल सकते हैं, तो एटम को जोड़ लीजिए। देखिए 12, एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, 2 ऑक्सीजन है, इट मींस 2 × 16। ऐसे इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 12 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, 32। ऐसा तो इसको अगर आप कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44। तो यानी ये 44 है। ऐसा अब एक रिलेशन आपको मिल गया है। क्या रिलेशन मिल गया है कि अगर ये 12 है तो 44 क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कहने का मतलब है, अगर हम दूसरे सेंस में लें, इसका मतलब है कि अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कंटेन क्या करता है, इट कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये बात भी तो यही है कि अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 12 ग्राम क्या है, कार्बन है। अब अगर 1 ग्राम बनता हो कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज करिए इस रिएक्शन से, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर हो जाएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड x अमाउंट में बनता है, अब मान लीजिए भाई x ग्राम बना ऐसे, तो अगर x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12 × x/44 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर। आसान सी बात है, यानी 40x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतने ग्राम कार्बन होगा। लेकिन निकालना क्या होता है भाई, परसेंटेज हमें देखो निकालना है। यहां से फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। परसेंटेज कैसे निकलता है, पर इस बात को देखिए। सपोज करिए कि अगर आपके पास 10 ग्राम क्या है, कोल है ऐसा, और इसके कंबशन से
क्या बन रहा है, आपको मिल रहा है कितना, 4 ग्राम मिल रहा है कार्बन। सपोज करिए तो भाई ये कितना परसेंट हुआ कार्बन इस 10 ग्राम कोल का। तो क्या करते हो आप क्या करते हो, करोगे 4 × 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये तो करोगे तभी तो आपको परसेंटेज मिलेगा कार्बन का। तो ये देखिए 4 ग्राम ऑफ कोल का मतलब है, देखिए ये अमाउंट बराबर है इस 4 के, ऐसा। और इसको निकालते कितना, जितना हम लेंगे कोल उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहां से हटा देता हूं कुछ चीजें, ये सारी चीजें हटा देता हूं। अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए अगर मुझे निकालना है कि भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन ये कितने के बराबर होगा, तो देखिए ये पूरा पोर्शन होगा, मतलब ये कार्बन की अमाउंट निकल रहा है इतना, ये कार्बन का अमाउंट है। एंड इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, जितना भी कोल आप लेंगे, यानी दिस इज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल से, ऐसा, इसलिए मैंने इसे ब्लू कर दिया है। एंड देखिए अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन को निकालने के लिए। तो आई थिंक आपको समझ में बात आ रही होगी। इसी तरीके से हाइड्रोजन को जब निकालना है तो हाइड्रोजन को भी सीधा हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन को हमेशा H2O के फॉर्म में निकालते हैं। जैसे कार्बन सीधा नहीं निकलता है, इसको निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ऐसे ही अगर अब मान लिए, इसको मिटा देते हैं, अब मानिए हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। देखिए अब सपोज करिए हमें क्या निकालना है, अब निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कि कोल में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो फिर से इसका रिएक्शन याद रखिए, ये क्या रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन देखिए कैसा है, रिएक्शन है H2 रिएक्ट करता है हाफ O2 के साथ, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है H2O, ये रिएक्शन है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहां हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो ये 2 है भाई, एक हाइड्रोजन का 1 ही होता है, 2 का 2 हो गया। और इसको अगर आप निकालेंगे 2 और ये 16 यानी 18 हो जाएगा। रिलेशन के फॉर्म में देखें, इसका मतलब है कि 18 ग्राम H2O ये वाटर कितना कंटेन करता है, कितना कंटेन करेगा हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करता है। यही तो रिलेशन है, ऐसा। फिर से भाई जैसा आपने कार्बन में किया था, यानी अगर हम मान ले 1 ग्राम भाई बने ये, तो 1 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना होगा, तो ये बराबर होगा 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के, ऐसे। और मान लो इस रिएक्शन से x ग्राम बना, क्या चीज, वाटर, तो उसमें कितना होगा हाइड्रोजन, तो ये बराबर हो जाएगा 2 × x/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आएगा, ऐसा। अभी तो आपको अमाउंट मिला ना हाइड्रोजन का कितना बन रहा है, निकालना क्या होता है, परसेंटेज निकालना है। तो अगर परसेंट ऑफ आपको चाहिए, देन परसेंट ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको चाहिए, देखिए परसेंट ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको निकालना है तो ये अमाउंट हाइड्रोजन का है, यानी 2 × x/18, ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ में वही काम देखिए फिर से वेट ऑफ कोल रखना पड़ेगा आपको, यानी साथ में क्या करना पड़ेगा भाई, साथ में आपको रखना पड़ेगा वेट ऑफ कोल से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, और देन अगेन मल्टीप्लाई बाई 100, ये काम करना पड़ेगा। तब जाके क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। आसान सा तरीका है, बिल्कुल जैसा कार्बन में किया है वैसा हाइड्रोजन में हो रहा है, बस रिएक्शन चेंज होगा। रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा, तो रिएक्शन पे चेंज करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो रट्टा नहीं मारने को है, मैं बार बार केमिस्ट्री को याद करने से बचाता हूं। मेरा मेन फोकस होता है कि आप जो है चीज़ों को याद ना करें। जैसे मैं याद नहीं करता हूं, मुझे रिलेशन पता है, इस रिलेशन से जब आप कहिए मैं आपको लिख के दिखा दूंगा, तो आप भी रिलेशन ही याद करके जाएं, जिससे कि आपको याद ना करना पड़े। कहीं अगर आप मिस कर जाते हैं तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिलेशन आगे भी काम आएगा जब कंबस्शन के क्वेश्चन लगाएंगे, तो वहां भी रिलेशन काम आएगा।
तो आगे चलते हैं। 2 हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नेक्स्ट होगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन थोड़ा अलग है, जेल्डॉल मेथड है। उस जेल्डॉल मेथड की सहायता से इसे निकालते हैं। तो जेल्डॉल मेथड कभी पूछा नहीं है आज तक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समराइज करूंगा बस, जिससे आपको निकालने का तरीका समझ में आ जाए। तो अगला हेडिंग होगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं? तो ये निकाला किससे जाता है? तो इसको निकालते हैं, के साइलेंट है, जेल्डॉल्स मेथड एक मेथड है। ऐसा जेल्डॉल मेथड। तो इस मेथड की सहायता से फाइंड आउट करते हैं। जो नाइट्रोजन है इसको भी हम NH3 के फॉर्म में, NH3 गैस के फॉर्म में फाइंड आउट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन फिर डायरेक्टली आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, NH3 के फॉर्म में इसका कैलकुलेशन होगा। तो कैसे होगा देखिए। तो करते क्या है कि जो कोल आपका होता है, उस कोल का जो नाइट्रोजन है उसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। ऐसा सबसे पहला स्टेप है ये, जेल्डॉल प्रोसेस का ये पहला स्टेप है कि जो भी आपका कोल का नाइट्रोजन है वो रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, और यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट भी होते हैं K2SO4। ऐसा ये कैटलिस्ट का फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बदल किस में जाता है? ये बदल जाता है अमोनियम सल्फेट में। ऐसा तो इसका रिएक्शन से बनता है अमोनियम सल्फेट। अब क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट जो है, अमोनियम सल्फेट अगला स्टेप में, सेकंड स्टेप है, इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक्सेस में। अगर ये एक पार्ट है तो ये डबल है। देखिए इसका अगर 1 मोल है तो ये डबल मोल में है, तो एक्सेस में NaOH होगा। अब इस रिएक्शन से क्या बनता है? सोडियम सल्फेट बन जाता है। इस रिएक्शन से देखिए क्या बन जाता है, सोडियम का सल्फेट, और ये जो है NH3 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ये NH3 गैस बनती है, और साथ में जो रेस्ट अमाउंट होता है ये किसका होता है? वाटर का। ऐसा रिएक्शन होता है। हमको इसी गैस से मतलब है कि ये गैस कितनी बन रही है। अब ये गैस को हमें क्या करना पड़ता है? एब्जॉर्ब कराना पड़ता है एक एसिड में। एसिड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए जो NH3 गैस है ये फिर से इसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। ये एसिड है। ये जो एसिड होती है ये स्टैंडर्ड है, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी पता हमको रहती है, और कितना इसका वॉल्यूम हम ले रहे हैं ये भी पता है। तो इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो फिर से ये बदल जाएगा किसमें? अमोनियम सल्फेट में। ये 3 स्टेप का ही रिएक्शन है। ऐसा तो ये 3 स्टेप के रिएक्शन किसका है? जेल्डॉल मेथड का रिएक्शन है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बातें हो रही है कि जो ये H2SO4 है यहीं पर थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। सब H2SO4 का मान लीजिए आपने लिया है 50 ml, सपोज कर लीजिए, और नॉर्मेलिटी है 0.1 N का। ऐसा, और ये एब्जॉर्ब क्या करता है? NH3 एब्जॉर्ब करता है, और ये न्यूट्रलाइज हो जाता है अमोनियम सल्फेट में। तो अब सपोज करिए कि भाई NH3 जो है ये बना 35 ml ही। ऐसा अगर NH3 35 ml बना और आपने लिया था 50 ml 0.1 N का H2SO4, तो ये कितने के बराबर H2SO4 को न्यूट्रलाइज करेगा? तो ये 35 ml के बराबर ही न्यूट्रलाइज करेगा। यानी कहने का मतलब है कि 35 ml जो है 0.1 नॉर्मल H2SO4 जो है ये किस में बदल गया है? ये बदला है अमोनियम सल्फेट में। क्लियर है? अब बच कितना गया? 15 ml। लेकिन ये 15 ml जो बच गया है ये पता कैसे चलेगा? भाई आपने सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन में गैस आई, गैस रिएक्शन ऐसा हुआ और ये बना अमोनियम सल्फेट। अब सोल्यूशन तो बोलने जाएगा नहीं कि भैया ऐसा कि 15 ml हम बच गए हैं, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। अब कैसे पता चलेगा? तब इसके लिए टाइट्रेशन करना पड़ता है। क्लियर है? यही निकालने के लिए कि रिएक्शन कितना ml का हुआ है। तब क्या करते हैं, इसी नॉर्मेलिटी का
जिस नॉर्मेलिटी का एसिड होता है उसी नॉर्मेलिटी का एक बेस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्या कर लेते हैं, 0.1 नॉर्मल का NaOH ले लो, ऐसे ऐसे। अब क्या करिए, इसका और H2SO4 का टाइट्रेशन करा दीजिए। क्लियर है? तो देखिए 35 ml तो बदल गया है, बचा कितना है 15 ml। तो ये 15 ml जो है, ये जो 15 ml H2SO4 बचा है ऐसा, ये इसके 15 ml के साथ रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि दोनों की नॉर्मेलिटी तो बराबर है, दोनों की नॉर्मेलिटी बराबर है। तो अगर अब इसका जो आप टाइट्रेशन कराएंगे तो NaOH कितना लगेगा, NaOH लगेगा 15 ml। 15 ml तो बचा था, बस समझ में आपको आ रही है कि जब इसका टाइट्रेशन आप कराएंगे तो NaOH 15 ml लगेगा। तो अब ये जब 15 ml लग रहा है तब हमको पता अब चल पाएगा कि NH3 कितना जो है वो बना है। कैसे पता चल पाएगा? तो ये 50 ml आप लिए थे, क्लियर है, और देखिए 15 ml ने रिएक्शन किया, 50 ml आप H2SO4 लिए, 15 ml ने NaOH के साथ रिएक्शन किया, तो ये कितना बना था 50 - 15 यानी 35 क्या बना था आपका अमोनियम सल्फेट, यानी 35 ml जो है वो NH3 का फॉर्मेशन हुआ है। तो NH3 डायरेक्टली हमें नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए हमें टाइट्रेशन करना पड़ता है, जिसकी सहायता से जो है हम एग्जैक्ट अमाउंट को निकाल पाते हैं। बात समझ में आ रही है ना कैसे हो रहा है? कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना है? मैं फिर से बस समराइज कर रहा हूँ। देखिएगा एक्चुअल हो क्या रहा है, अमोनिया जो नाइट्रोजन अमोनिया गैस के फॉर्म में निकल रही है, तो इसका एस्टिमेशन NH3 के फॉर्म में होगा। ओके, NH3 कितना बन रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, जो NH3 गैस बनती है उसे एसिड में क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है अमोनियम सल्फेट। जो एसिड हम लेते हैं उसका अमाउंट, उसका वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी हमें पता रहती है, मतलब वो स्टैंडर्ड होता है। मान लो 50 ml आपने लिया था, तो अगर आपने 50 ml लिया और हमें ये नहीं पता चल पा रहा अमोनिया कितना बना है, अभी हटा देते हैं इसको, चलिए हटा देते हैं कितना बना। 50 ml हमने लिया था और रिएक्शन हो चुका है, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि 50 ml का 50 ml रिएक्शन हो गया है? ये कैसे पता चलेगा? तो इस बात को पता लगाने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, जो H2SO4 आप 50 ml लिए हो, इस 50 ml का क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, NaOH के साथ। नॉर्मेलिटी सेम होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, अब जब NaOH के साथ आप करेंगे तो जितना NaOH खर्च होगा उतना मतलब H2SO4 ने रिएक्शन नहीं किया है। मान लीजिए 15 ml खर्च हुआ, ओके, यानी 15 ml H2SO4 बचा रह गया था, वो अमोनियम सल्फेट में बदला नहीं है। आपने 50 लिया, 15 बचा रह गया था, तो यानी ये बदला कितना, 35 ml, यानी 35 ml ही बना है। क्लियर है? यानी एक्चुअल में NH3 की मात्रा कितनी बनी थी, 35 ml बनी थी। ऐसा बात समझ में आ गई ना? बस यही एक टर्निंग पॉइंट है इसका। तो अब फार्मूला देखिए कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालना अगर है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो फार्मूला आसान है, 1.4 × N1 × V1/W। ये फार्मूला है, ऐसा ये फार्मूला है। अब क्या क्या है इसमें, तो देखिए N1 क्या है, ये N1 देखिए क्या है, ये N1 देखिए, ये नॉर्मेलिटी है एसिड का, यानी दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ये ठीक। V1 क्या है, V1 जितना NH3 बना है वो है, मतलब जितना हम लेंगे और जितने रिएक्शन किया है दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्लियर है? यानी V1 इज इक्वल टू क्या है, अमाउंट ऑफ NH3 है भाई, ये याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ NH3 जितना बना होगा NH3, वो अमाउंट इज अ वॉल्यूम नॉट अमाउंट, V है तो वॉल्यूम होगा नॉट अमाउंट, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ NH3 होगा। तो हमेशा ये माइनस करके ही निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और W तो वही है, वेट है कोल का, W इज द वेट ऑफ कोल, ये कांस्टेंट है, इसे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं आपको, तो कांस्टेंट रखिएगा इसको। तो अभी क्वेश्चन एक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन निकालने का भी तरीका समझ गए हैं। अगला सल्फर देख लीजिए जल्दी से, आगे आते हैं, सल्फर देख लेते हैं।
आई थिंक इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझने का है, समझ के रखेंगे तो याद रहेगा आपको, काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। इसलिए मैंने 2 बार बताने की कोशिश किया है। फिर भी कहीं डाउट है तो आप लिख देंगे कमेंट्स में, सर डाउट है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा अगली बार कि मैं ऐसा डाउट रहेगा, फिर देखते हैं। चल देखें, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर कैसे निकलता है? देखिए, जब सल्फर निकलता है तो सल्फर बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कैलकुलेट होगा। ऐसा बात समझ में आ रही है? तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में इसका कैलकुलेशन करना होगा। तो जैसे सभी का कैलकुलेशन कर रहे हैं वैसे इसका भी कैलकुलेशन है सेम तरीके से। हो क्या रहा है कि सल्फर का एटॉमिक वेट है 32, ऐसा, और इसका कितना है? तो इसका है 233। देख लो एक बार, हाँ कहीं मिस्टेक ना हो आपका, एक बार मैं जैसा ये कर लो, हाँ 233 सही है, BSF4। यानी कहने का मतलब है कि 233 ग्राम BaSO4 अगर है तो उसमें कंटेन कर दें, कंटेन, तो उसमें जो है 32 ग्राम क्या है भाई? सल्फर है। बिल्कुल सेम जैसे कार्बन हाइड्रोजन कर रहे थे। तो 1 ग्राम के लिए तो 32 अपॉन 233 हो जाएगा, इतना ग्राम सल्फर हो जाएगा। अच्छा भाई, x मान लो बना, इसका प्रेसिपिटेट मान लो x ग्राम बना, तो x ग्राम बना तो इसका मतलब है 32 इंटू एक्स अपॉन 233 ग्राम ऑफ सल्फर, ग्राम ऑफ सल्फर करते हैं ऐसा, इतना सल्फर निकला। ओके, परसेंटेज निकालना होता है ना भाई, तो परसेंटेज निकालिए भाई, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना होता है ऐसा। परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सल्फर का अमाउंट है पता आपको, यानी 32 इंटू एक्स अपॉन 233 है ऐसा। अब जितना आपने कोल का वेट लिया हुआ उससे डिवाइड करना पड़ता है, यानी डिवाइड किससे करना पड़ेगा? वेट ऑफ कोल, जैसे कार्बन हाइड्रोजन में किए थे, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से, ऐसे निकल जाएगा। तो ये तरीका होगा सल्फर के परसेंट को फाइंड आउट करने का। लास्ट बचा ना एक ऑक्सीजन। अब देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब जब इसको निकालना है तो सबको जोड़ के 100 से माइनस कर दो, तो देखो 100 माइनस, सबको जोड़ लीजिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, और क्या था? अरे हाइड्रोजन पहले करो भाई, उसी क्रम में करते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फिर क्या था? परसेंटेज ऑफ सल्फर। अगर एस है, एस मतलब राख, तो उसका भी कर लीजिए। एस निकालने का तरीका अप्रोक्सीमेट वाला है, परसेंटेज ऑफ एस। सभी को जोड़ के 100 से माइनस कर दीजिएगा, तो 100 से माइनस करेंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरा डिटेल में देखा है अल्टीमेट एनालिसिस को। तो आई थिंक कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टाइम देख लेते हैं, अगर टाइम कुछ बच रहा है हमारे पास है, वो लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ज़्यादा बोर आप ना हो। टाइम बचेगा तो इस पर जेल्डॉल पर एक न्यूमेरिकल किया जाएगा, नहीं बचेगा तो कंबशन के साथ इसको हम लोग देख लेंगे। मैं देख लेता हूँ टाइम, इसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या है। नहीं ठीक है, लगभग 23 मिनट्स का है, तो ठीक है आज के लिए इतना ही। जब नेक्स्ट हम टॉपिक इसमें बताएंगे तो हम लोग जो है आपको एक न्यूमेरिकल इस पर बताऊंगा मैं कि जेल्डॉल पे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, और साथ ही साथ कंबशन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो 2 क्लास और लगेगी। 2 क्लास के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एकदम तैयार रहिए, 2 दिन बाद स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय।